फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे भारत में संगीत की उत्पत्ति, और हमने उसमें राजपूत कालीन संगीत तक पढ़ लिया था कि कैसे क्या संगीत जो है वो प्रचार प्रसार में आया। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मध्यकाल। हम मध्यकाल में संगीत की क्या स्थिति थी उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी? आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। लेट्स स्टार्ट। मध्यकाल जो है वो 11वीं शताब्दी में भारत में मुसलमानों का जो आगमन है वो शुरू हो गया था, और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ने लगा। तो इसी समय संगीत की दो पद्धतियाँ आईं। हम जानते हैं संगीत की दो पद्धतियाँ हैं, एक तो है उत्तर संगीत पद्धति और दूसरी है दक्षिण संगीत पद्धति। पहले ये संगीत जो है ये विभक्त नहीं था उत्तर दक्षिण में, लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद ऐसा हुआ कि ये दो एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है। और उत्तर संगीत पद्धति को हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और दक्षिणी संगीत पद्धति को हम कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसी काल में मध्यकाल में क्या हुआ था कि नारदकृत नारदीय शिक्षा संगीत ग्रंथ की भी रचना इसी काल में हुई थी। और खिलजी युग जब खिलजी युग, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो अमीर खुसरो थे, हम अमीर खुसरो का नाम तो जानते ही हैं। अमीर खुसरो जी ने संगीत के प्रचार प्रसार में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है अमीर खुसरो जी ने। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि ये किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इन्होंने ख्याल, तराना, चतुरंग, तालों में झूमरा, सूल, आड़ा चार ताल, वादों में सितार और तबले का जो है प्रचार किया। तबले के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। सितार के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। ख्याल का के आविष्कारक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो जी को। ठीक है। उसके बाद दक्षिण संगीतज्ञ गोपाल नायक जो थे वो इन्हीं के समकालीन संगीतज्ञ भी थे। उत्तरी भारतीय संगीत में फारसी सभ्यता व संस्कृति के कारण नया मोड़ आया था, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब दक्षिण भारत में इसी समय में सबसे बड़े विद्वान थे पंडित शारंग देव, जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। आपसे पूछा जाता है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हैं? पंडित शारंग देव। आपने वीडियो वो देखा ही होगा जिसमें मैंने बुक्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल पर है वो। अब संगीत रत्नाकर में लिखा किसने है? हमें पता है पंडित शारंग देव ने लिखा है। पूछा जाता है इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, ताल अध्याय, वादाध्याय और नर्तनाध्याय। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं भी हुई थी, और कल्लीनाथ व सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। उसके बाद हम तुगलक की बात करते हैं। तुगलक काल। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसको संगीत में कोई विशेष रुचि नहीं थी, और इसके समय में संगीत का इतना विकास भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बेटे मोहम्मद तुगलक जो बहुत विद्वान था, वो संगीत का बहुत प्रेमी था, तो उसके टाइम पर म्यूज़िक में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। तुगलक के बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश में कई मुस्लिम कलाकार भी पैदा हुए थे, और जो बहुत ही संगीत प्रेमी थे। और इसी काल में देश भर में नई गायन शैली जैसे गज़ल है, कव्वाली, ख्याल, ठुमरी, इन सब का खूब प्रचलन होने लगा था। 15वीं शताब्दी के आसपास में ही, इसी काल में, हम अभी मध्यकाल की बात कर रहे हैं। देखिए मध्यकाल में कितनी सारी चीज़ें हुई। लोचनकृत राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना हुई। पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। अब हम मुगल काल की बात कर लेते हैं। मध्यकाल के बाद बात करते हैं मुगल काल की। आप जानते हो हम जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना कि हिस्ट्री में कब कौन किसके बाद आया, वही चीज़ है। उसी काल को हमने बस ये देखा है कि म्यूज़िक में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं भारत में संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए हमें हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुगल साम्राज्य का प्रारंभ 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था, और इसमें जो है संगीत का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका था। हम सभी जानते हैं सर्वप्रथम मुगल सम्राट जो थे वो बाबर हुआ था, और बाबर संगीत प्रेमी था ही। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए कि जौनपुर के एक सुल्तान थे जिनका नाम था हुसैन शर्की। इन हुसैन शर्की ने ख्याल गायकी तथा अनेक नवीन रागों की रचना की। अब वो नए राग कौन कौन से थे? जौनपुरी, तोड़ी, सिंधु और भैरवी। ये सारे जो राग थे ये हुसैन शर्की के द्वारा रचित थे।
फिर भक्ति आंदोलन भी उसी समय चल रहा था, तो भक्ति आंदोलन की वजह से भी म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। कर्नाटक संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि, और उसके लेखक हैं श्री रामामात्य। ये मुगल काल में ही लिखा गया है। ये हमें मतलब बस यही है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि किस काल की रचना है या किसने लिखा है, कि शताब्दी में, एंड ऑल दैट, ये सारे। स्वरमेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं? 5। 5 प्रकरण हैं: उपोद्घात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण और राग प्रकरण। उसके बाद हम बात करते हैं, वो हुमायूं आया। हुमायूं ने जो है सूफ़ी संतों को जो है ईश्वर की प्रार्थना एवं आवश्यक अंग मानता था, तो उसमें सूफ़ी भक्त बहुत हुए थे। उसके बाद जो ग्वालियर के सांगीतिक उत्कर्ष का काल था, फिर बैजू बावरा हुए, इनके राज्यकाल में हुआ करते थे, मुगल काल में ही। बैजू के सहयोग से ही राजा मान सिंह ने ध्रुपद शैली का आविष्कार किया। ध्रुपद शैली का आविष्कार किसने किया? राजा मान सिंह तोमर ने। ख्याल का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। इसी समय में दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा आरंभ की गई। इस काल में भारतीय संगीत का नया रूप सामने आने लगा। फिर भारतीय संगीत की दृष्टि से अकबर का काल स्वर्ण युग कहा जाता है। तानसेन जो थे, तानसेन का नाम किसने नहीं सुना? तानसेन अकबर के ही दरबारी कवि थे, ठीक है। इन्होंने कई सारे संगीत ग्रंथ लिखे हैं। इनके 3 ग्रंथ ध्यान रखिएगा, संगीत सार, रागमाला और गणेश स्तोत्र, ये तानसेन के ही ग्रंथ हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ग्रंथ आ जाता है, पुंडरीक विट्ठल ने संगीत के 4 ग्रंथों की रचना की थी। वो थे सद्रांग चंद्रोदय, रागमाला, रागमंजरी और नूतन निर्णय। और जहांगीर के समय में ही भारतीय संगीत पद्धति पर पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी काल में हमने ये देखा है कि अहोबल ने संगीत पारिजात की भी रचना की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें पढ़ने का। फिर हम आधुनिक काल की अगर बात कर लें, तो इस काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वार्ध आधुनिक काल जो 1800 से 1900 तक का है, और दूसरा है उत्तरार्ध या वर्तमान आधुनिक काल जो 1900 से लेकर अब तक का शासन काल है। पूर्वार्ध आधुनिक काल में क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह रंगीला 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1719 से 40 के बीच की बात है, वो मुगल वंश का अंतिम बादशाह था। मोहम्मद शाह संगीत कला का अत्यंत प्रेमी था और इसी कारण इसका नाम रंगीला पड़ा। इसके दरबार में घनानंद एवं आलम जैसे उच्च कोटि के कवि व सदारंग अदारंग जैसे संगीत शिरोमणि हुए। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, सदारंग और अदारंग, ठीक है, सदारंग और अदारंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये किसके दरबार में थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीले से रिलेटेड थे। ये बस ध्यान रखिएगा इसमें मेन चीज़। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 19वीं शताब्दी का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था राग कल्पद्रुम, जो लिखा गया कृष्णानंद व्यास द्वारा। इस ग्रंथ का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था 1842 के आसपास। इसी समय में बंगाल के सर एस.एम. टैगोर ने संगीत के कई ग्रंथों की रचना लिखी। इन्होंने लिखा द यूनिवर्स हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। कंठ कौमुदी, संगीत सार, यंत्र क्षेत्र, दीपिका आदि कतिपय प्रमुख प्रकाशन अपने युग का स्वतः प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरार्ध अथवा वर्तमान आधुनिक काल की। तो भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल को अत्यंत महत्वपूर्ण युग कहा जाता है। 1850 से 1909 ईस्वी तक भारत के क्षितिज पर ऐसे अनेक महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। देखो, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे व पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर अतुलनीय हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक में स्वरलिपि पद्धतियों का विकास किया, जिसकी वजह से हमें म्यूज़िक को पढ़ना समझना ईजी हो गया। नहीं तो पहले तो गुरु शिष्य परंपरा होती थी कि गुरु के समक्ष रहकर ही आपको शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, और आप क्या होते थे उस टाइम भूल भी सकते थे कुछ, लेकिन अब हमें सब कुछ रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। इस दृष्टि से 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण को भारतीय संगीत का पुनः जागरण काल कहा जा सकता है। भातखंडे जी ने थाट राग वर्गीकरण पद्धति बनाई और स्वरलिपि पद्धति बनाई। संस्कृत के 2 ग्रंथ दिए, कौन से थे वो? श्रीमलच्छ संगीत तथा अभिनव राग मंजरी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्रमिक पुस्तक मल्लिका 8, ये सारी पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित करवाई।
लखनऊ में मैरिज म्यूज़िक कॉलेज की स्थापना 1926 में की गई थी और 1918 में पंडित जी ने स्वर्गीय माधव महाराज सिंधिया ग्वालियर नरेश की सूचना पर ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आए हुए हैं कि मैरिज म्यूज़िक कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। स्थापना कब हुई? 1926 में। 1904-05 ईस्वी के लगभग बम्बई में कुछ मित्रों के सहयोग से गायन उत्तेजन मंडली के नाम से एक संस्था स्थापित की इन्होंने। 1915-16 में बड़ौदा में एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में एक ऑल इंडिया म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर संगीत के जो महानायक थे, इनकी डेथ 19 सितंबर 1936 को हो गई थी। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी भी इसी समय में आए और इनके गुरु थे बालकृष्ण बुआ इचलिंकर जी। क्वेश्चन आया हुआ है कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के गुरु का नाम बताइए। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के गुरु का नाम था गुरु बालकृष्ण बुआ इचलकर जी। ठीक है। इन्होंने लाहौर में 5 मई 1901 को गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। सबसे पहली चीज़, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की किसने? विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी ने। कहाँ की? लाहौर में। कब की? 5 मई 1901 को। इसके बाद बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। पंडित जी ने लगभग 250 पुस्तकें लिखी, जिनमें से संगीत बाल बोध, देखिए बुक्स का नाम आ गया, संगीत बाल बोध, राग प्रवेश, भजनामृत लहरी, संगीत तत्वदर्शक आदि प्रमुख हैं। ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पुलुस्कर जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनके शिष्यों का नाम पूछा जाता है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के शिष्य हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन, ये विष्णु पुलुस्कर जी के शिष्य हैं और इनकी डेथ हो गई थी 21 अगस्त 1931 में। 20वीं सेंचुरी में ही राजा नवाब अली संगीत सेवक हुए। इन्होंने मुआरिफुन्नम गात पुस्तक लिखी है और ये सितार वादन में दक्ष भी थे। हारमोनियम बजाने का भी इनको बहुत शौक था। इसी समय राजा भैया पूंछ वाले एक प्रसिद्ध गायक हुए और इन्होंने संगीत के उत्थान के लिए कई कार्य किए। बालकृष्ण बुआ एक उच्च कोटि के गायक थे। बम्बई में इन्होंने गायन समाज की स्थापना की तथा संगीत दर्पण नाम का एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित किया। संगीत दर्पण नाम की एक मासिक पत्रिका है, किसने करवाया? ये राजा भैया पूंछ वाले या बालकृष्ण बुआ जी ने। ठीक है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने भी शिक्षण में ललित कला के महत्व को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। स्कूल व विद्यालयों में संगीत के विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। उस्ताद विलायत खां, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज, पंडित वीजी जोगी आदि कलाकार हुए, जिन्होंने देश विदेशों में संगीत के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया व भारतीय संगीत को देश विदेश में प्रचलित किया। आज विभिन्न विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग की सहायता से संगीत सम्मेलनों, सेमिनार, संगीत गोष्ठियाँ आदि का आयोजन जो है वो होता रहता है और संगीत की अनेक संस्थाएं शिक्षण कर रही हैं। भारतीय संगीत वस्तुतः आज भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। तो ये था थ्योरी और ये थी हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक की भारत में संगीत जो है वो कैसे आया स्टार्टिंग से लेकर अब तक। तो इसमें जो मेन पॉइंट ये हैं बुक से रिलेटेड, कब किसने कौन सी बुक को पब्लिश किया है, राइटर कौन है, इसके साथ साथ जो वाद्यों से रिलेटेड है, कौन कौन से वाद्य इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।